Hey guys, this is Kuldeep and you watching UPSC Library. आज के लेक्चर में हम देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास 9th की एनसीईआरटी के बारे में। ये क्लास 9th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है ये है इंडियन ज्योग्राफी और ये लेक्चर है पहला। इस पहले लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ऐसे ये सीरीज चलते रहेगी 1, 2, 3 करके। तो ये चैप्टर जो क्लास 9 की एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी, तो ये इन्हीं लेक्चर में ये कंप्लीट करा दी जाएगी। ऐसे ही आगे आके नेक्स्ट लेक्चर आते रहेंगे और इसी वजह से में ये वीडियो लेक्चर में ही आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जो है पहला चैप्टर है इंडियन साइज एंड लोकेशन। इसमें देखेंगे इंडिया के पहले साइज के बारे में देखेंगे, फिर उसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे। वो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपीएससी लाइब्रेरी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूपीएससी लाइब्रेरी को फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जाके फॉलो कर लेना। इंडिया, जिसको भारत भी बोलते हैं, जिसका नाम हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा है तो वो मैंने इसमें स्लाइड्स में बना दिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो मैंने लिखा है और भी चीज़ें। इंडिया जो कि इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन है ना उन्हें एंशिएंट इंडिया उनमें से एक है। और इंडिया की सिविलाइजेशन काफ़ी जिसमें इंडस वाली हो गई, काफ़ी मोस्ट फेमस है और काफ़ी एग्जाम में पूछी जा सकती। इंडस सिविलाइजेशन हो गया, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में जो आती है। एक एंशिएंट सिविलाइजेशन वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि वर्ल्ड में। Also, it has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decade। मतलब लास्ट 5 डेकेड में मतलब एक डेकेड में होते हैं 10 साल, तो 5 में हो गए 50 साल। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया जो लास्ट 50 सालों में जो अचीव हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मतलब इसमें इंडिया न्यूक्लियर कंट्री भी बना हुआ है। इसमें इंडिया के पास खुद का ऐसी कंपनी है जिसको हम इसरो बोलते हैं, जो खुद के अपने रॉकेट लॉन्च भी कर सकते हैं। इंडिया चंद्रमा पर, मून पर भी गए, मून पर काफ़ी सारे मिशन है इंडिया के। और इंडिया मून के अलावा जो मंगलयान है, वो मंगलयान पर कहाँ गया था, वो मार्स पर गया था। मार्स पर भी गया। तो ऐसे कर करके इंडिया ने लास्ट के जो 50 सालों में काफ़ी चीज़ें अचीव किया हैं जो काफ़ी कंट्रियाँ अभी तक नहीं कर पाई हैं। और इंडिया इन्हीं 50 सालों में इंडिया की जो जीडीपी है वो 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। ये नहीं बताया गया है कि इंडिया से 50 सालों में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की गई हैं। ऐसे ये बताया। और इसके अलावा इट हैज़ मूव फॉरवर्ड अ डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ। उसने बोला है कि ऐसे जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी और ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। और जो रिमार्केबल और उसमें अलग अलग सेक्टर बताएंगे, अलग अलग फील्ड बताएंगे। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया को एग्रीकल्चर मतलब कृषि प्रधान देश जिसको बोला जाता है इंडिया को। इसी चीज़ में बोला कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हासिल किया। इंडस्ट्री में हो गया, इंडस्ट्री में इंडिया की काफ़ी सारी कंपनी, सार्को मतलब बेल हो गया। स्टील में काफ़ी सारी, स्टील में तो नंबर 1 या नंबर 2 है इंडिया। ऐसी काफ़ी सारी कंपनी जो काफ़ी हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये हो, और टाटा हो गया, टेस्ट। इन सब जो है ना इंडस्ट्री में काफ़ी सारा इंडियन क्या टेक्नोलॉजी में हो गया। टेक्नोलॉजी में जो सॉफ्टवेयर है और आईटी, इंडिया का जो आईटी हब है, जो इंडिया का जो आईटी है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया बाकी अदर कंट्रीज़ में। देन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो इंडिया में वो काफ़ी अच्छा है। इसी चीज़ की वजह से इंडिया की जीडीपी है वो 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। इस चीज़ को याद रखना। इस चीज़ को देखते हुए इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है तो इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद ये है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में देखो इंडिया की जो पोजीशन काफ़ी एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन, बिकॉज इंडिया की जो एक्सेस है पूरे, पहले तो ये देखो पूरा जो सी है उसका पूरा का नाम इंडियन ओशन है, जो कि इंडिया के नाम पर है। पहले तो ये हो गया। फिर जो इंडिया की जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज इंडिया का पूरा एक्सेस, सी का पूरा एक्सेस मिलता है। और यहाँ से वर्ल्ड का काफ़ी सारा ट्रेड, मतलब 70 से 80% जो वर्ल्ड ट्रेड है, जो ऑयल है वो सब यहीं से निकलते होते बाकी के अदर कंट्रीज़ में जाता है। यहाँ से, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो ऑयल इंपोर्ट मतलब ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं बाकी अदर कंट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया भी ऑयल कहीं से ही इंपोर्ट करता है।
सो यहाँ से जब भी जाता है वो काफ़ी सारे ट्रेड जाता है बाकी अदर कंट्रीज, यहाँ सुएज कैनाल से होते हुए गया या फिर यहाँ से स्टेट से होते हुए गया। सो यह काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। सो इस चीज़ को याद रखना कि इंडिया इन चीज़ों को एक्सेस करता है। अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंडिया यहाँ पर बहुत ईजिली और जल्दी यहाँ पर एक्शन ले सकता है। सो इसी वजह से और उसको पूरा का पूरा इंडियन ओशन का पूरा एक्सेस मिला हो काफ़ी ज़्यादा। देन इसके बाद में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट स्टेट है यहाँ पर, सुएज कैनाल हो गया, फिर यहाँ पर यहाँ पे काफ़ी सारे सुएज कैनाल हो गया, यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का होगा। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट हैं जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे हैं और उनके पास में है। तो अगर कोई भी फॉरेन कंट्री या कोई भी ऐसी कंट्री अगर इन स्टेट पर अपना कब्जा करना चाहती है, इलीगली कुछ भी करना चाहता है, तो इंडिया बहुत ही जल्दी इन पर रेस्पॉन्स कर सकता है और उन पर एक्शन भी ले सकता है। और बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया की जो नेवी है वो अपनी एक्सरसाइज कंफर्म को एक्सरसाइज करती रहती है। सो ये भी चीज़ भी देखनी पड़ेगी। सो इंडिया के जो ईस्ट में पहले तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है, तो ये भी है। इंडिया की आइलैंड कंट्री भी है, मतलब इंडिया में आइलैंड भी, लाइक जो इधर लक्षद्वीप हो गया वेस्ट में और ईस्ट में हो गया अंडमान निकोबार। इंडिया की पोजीशन में और इंडिया में सभी तरह के मौसम है, लाइक नॉर्थ में हो गया बर्फ़ भी पड़ती है, वेस्ट में रेगिस्तान भी है, साउथ की तरह जो बीच हो गया विंटर्स में लाइक वैसे हो गया बीच कोस्टल एरिया भी है, और ईस्ट में तो ईस्ट वाला सर्दी गर्मी जो दोनों होता। और जो एरिया जो इंडिया का या पोजीशन है, इंडिया से वो कौन से ट्रॉपिक हो कैंसर वो कर्क रेखा जो होती है वो यहाँ से होके जाती है। सो चीज़ को भी याद रखना। सो इस आगे चीज़ में देखते हैं। सो इनके यहाँ पर कॉल लोकेशन पता चलेगी। सो इंडिया इज होगी एक वास्ट कंट्री है लाइंग द एंटायर टू द नदर्न हेमिस्फीयर। जो फिगर जो उसमें दिखाई थे नदर्न हेमिस्फीयर में पूरा लाई करता है। और इसका जो मेन लैंड जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। इन लैटिट्यूड्स को याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 9 मिनट तक लैटिट्यूड है। सो इसमें देखिए इस पिक में दिखाई पड़ेगा आपको। सो 8 डिग्री से लेके यहाँ देखो। सो यहाँ से 8 डिग्री से लेके 37 यहाँ तक। सो ये मतलब ये जो इधर साइड जो लेटिट्यूड रहती है उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं और जो स्टैंड हो गए उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इन चीज़ को याद रखना। सो इस चीज़ में बताई जाएंगी। सो इस चीज़ को याद रखना। तो लैटिट्यूड कितना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये इसका लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। सो ये लॉन्गिट्यूड ये हैं और लैटिट्यूड है। इनको याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से होकर जाती है 23 डिग्री 30 ये उसकी लोकेशन मतलब डायरेक्शन दे रखी है जो कि इंडिया को पूरे डिवाइड करती है, पूरे ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करती है। सो इसके बाद टू द साउथ ईस्ट इन द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान निकोबार एंड आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब इंडिया की जो पोजीशन में देखा है कि जो इंडिया है तो इसके यहाँ पर तो अरेबियन सी हो गया और यहाँ पर हो गया बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया के कहाँ ये बे ऑफ बंगाल किधर से तरफ हो गया ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडिया के वेस्ट में हो गया अरेबियन सी। तो यहाँ पर ही लक्षद्वीप है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। सो इस चीज़ को याद रखना, ये बताया गया है। दैन इसके बाद साइज बताया गया है इंडिया का। सो लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इस चीज़ को याद रखना, ये पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एंड इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर द 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है 2.4%। सो इस चीज़ को याद रखना 2.4%। और इंडिया की जो पोजीशन है इनमें वो 7 में है। और सबसे बड़ा कंट्री कौन है? रशिया सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास में। और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री कौन है? चाइना। और चाइना के बाद है इंडिया। सो चीज़ को याद रखना, पॉपुलेशन में सेकंड है लेकिन लैंड मास में 7 है। सो इंडिया की पोजीशन 7 जो इसमें लिखा है कि इंडिया इज द 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो इसके बाद इंडिया हैज़ ए लैंड बॉडी ऑफ द अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप। मतलब कोस्ट लाइन की लंबाई दे रखी है और ये बाउंड्री दे रखी है लैंड बाउंड्री। सो लैंड बॉडी और इंडिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो पहले उसमें भी दे रखा है इंक्रीजिंग में ऑर्डर में, मतलब ये किसी कंट्री के साथ ज़्यादा है, किसी कंट्री के साथ कम है। तो पहला हो गया पहला हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया चाइना, तीसरा हो गया पाकिस्तान,
फिर नेपाल, फिर हो गया म्यांमार, देन भूटान, देन अफगानिस्तान। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लैंड बाउंड्री शेयर। सो सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चाइना के साथ, फिर भूटान के साथ करता है, फिर नेपाल के साथ करता है, फिर म्यांमार के साथ करता है, फिर इधर हो गया भूटान, फिर इधर हो गया अफगानिस्तान। सो ये इसी को याद रखना, ये पी है, ये पाकिस्तान है यहाँ पर। सो इस चीज़ को याद रखना। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि घटते हुए क्रम में लगाते हैं कि लैंड बाउंड्री इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है। सो ये इंडिया की पड़ोसी कंट्री, जो इनको नेबरिंग कंट्री बोला जाता है, ये याद रखना। और इसमें दे रखा है कि जो लैंड शेयर है वर्ल्ड में बाकी अदर कंट्री, तो इंडिया की पोजीशन कितनी है? 7वीं, 3 और ये एरिया के हिसाब से दे रखा है। और ये यूएन मैंने यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफी ईयर 20 उसके अकॉर्डिंग बोला गया है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड 3.28 किलोमीटर 3.28% है। सो सबसे ज़्यादा क्या है? रसिया का, तो पहले पहले पोजीशन पर रसिया है। उसके बाद है कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना। सो यूएसए और चाइना में ज़्यादा अंतर नहीं है, कम है। फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो इंडिया की पोजीशन कितनी है? 7th। इस चीज़ को याद रखना। अब तो नहीं पूछा थी, फिर भी याद रखना। देन इसके बाद इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब जो इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब ये बनेगा तो नॉर्थ वेस्ट में, इधर नॉर्थ इधर वेस्ट। तो यंगफोल्ड माउंटेन में अरावली हिल्स हो गया ये सब। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट बीच में। तो ये हो गया अरावली हिल्स। तो उसमें होता है यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं, अरावली हिल्स हो गया, या हिमालयस हो गई, हिमालय रेंज हो गया। अरावली तो काफ़ी पुरानी होगी, सबसे ज़्यादा पुरानी इंडिया में अरावली हिल्स को बोलते हैं। इनमें यंगफोल्ड माउंटेन्स हो गया नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, ये हिमालय के बारे में बात करें। और साउथ में अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ में, साउथ में अगर 20 नॉर्थ में जाएंगे लैटिट्यूड, इट बिगिन टू ए टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडेड इनटू 2 सीज, अरेबियन सी एंड द वेस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। तो उसको 2 डिवाइस करते हैं ये यंगफोल्ड माउंटेन। देन इसके बाद फिगर 1.3 में आप देखोगे, मैं आगे दिखाऊंगा। तो लिखा है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड टू द मेन लैंड इज अबाउट 30 से 30 डिग्री। देन डेस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। तो इसमें बोला गया है कि जो ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंड है, ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंड है वो स्मॉलर है किसके कंपेरिजन? नॉर्थ और साउथ के कंपेरिजन में देखा जाए तो बताया कि नॉर्थ और साउथ का जो ये वाला हिस्सा है वो इंडिया का ज़्यादा है इन कंपेयर ईस्ट और वेस्ट में। सो फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर बी द टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो इसमें ये भी बताया गया जो गुजरात हो गया वेस्ट में हो गया, गुजरात मतलब वेस्ट में हो गया, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्ट में है। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, जो मतलब जो सन जब राइज होता है या जब सन सेट होता है, तो उन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। सो ये बताया गया। सो इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया, मतलब एक सबकी टाइमिंग बटी हुई है अलग अलग कंट्री। तो जो इंडिया की जो टाइमिंग जो जाती है लाइन वो सो इंडिया की जो टाइमिंग जो जाती है तो वो 82 डिग्री 30 मिनट से होके जाती है। सो यहाँ से इंडिया की टाइमिंग और इंडिया की टाइमिंग 5 मिनट 30 आवर प्लस में चलती है। सो इस चीज़ को याद रखना। और ये लाइन जो जाती है वो मिर्ज़ापुर, यूपी के मिर्ज़ापुर सिटी से होके जाती है। वो मिर्ज़ापुर काफ़ी फेमस भी है, तो इस चीज़ को याद रखना। पूछी जाती है और अभी भी पूछी जाती है। इस टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री, और इसको स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री मानते हैं। हमारी पूरी कंट्री के लिए ये स्टैंडर्ड टाइम है। देन इसके बाद द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। सो वन मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। सो साउथ से नॉर्थ के बीच में जो मूव होती है वो एक तरह का मतलब इसी को इन्फ्लुएंस करती है। सो इस चीज़ को याद रखना। सो इस मैप में आप देखो, इसमें पता चलेगा। सो ये जो जा रही है लाइन, इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन बोलते हैं, जो यहाँ से जा रही है यूपी के मिर्ज़ापुर सिटी से होके जाते हैं। इसको लिखा है ना कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन, तो यही है जो 80, 90 और 84 के बीच 82। इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, सो इन दोनों के बीच में जो टाइमिंग लैग है इसको मानते नहीं है। सो अगर यहाँ पर सूर्य उदय में यहाँ पर जब सन राइज होता है
तो यहाँ गुजरात से 2 घंटे पहले यहाँ पे सनराइज हो जाता है, और यहाँ पर गुजरात में जब होगा तो 2 घंटे बाद होगा। तो ये चीज़ उसमें बताई गई। तो इस चीज़ को बिकॉज ऑफ द जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो काफ़ी है, 2933 किलोमीटर है। सो ये और जो इसमें जो बताया गया कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो एक्सटेंड है वो कम है, मतलब स्मॉलर है किसके कंपेयर में, नॉर्थ और साउथ के कंपेयर। सो इसी ये डिस्टेंस भी देखा रखिए कि 2933 किलोमीटर ईस्ट और वेस्ट के बीच में, और वही जब नॉर्थ और साउथ को भी देखेंगे तो उनके बीच में कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो इस चीज़ को आप याद रखना। और इंडिया के ईस्ट में क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, और इंडिया के वेस्ट में क्या हो गया, अरेबियन सी। सो ये चीज़ को भी याद रखना। और लक्षद्वीप अरेबियन सी के पास में ये है, और ये हो गया अंडमान निकोबार, सॉरी हाँ ये हो गया अंडमान निकोबार, ये चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद में इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो इंडिया को अगर वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए या वर्ल्ड के साथ देखा जाए तो इंडियन को जो लैंड मास है एज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। सो ईस्ट और वेस्ट एशिया की मैं कंपेयर देखा तो इंडिया को सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल लोकेशन है। देन इसके बाद इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन में है, मतलब एशिया पूरा हो गया तो एशिया का जो साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पर इंडिया लोकेट करता है। सो द ट्रेंस इन इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। सो इसी चीज़ की वजह से, इन्हीं कारण और रीज़न की वजह से इंडिया की जो लोकेशन जो हो जाती है वो स्ट्रेटेजिक हो जाती है। जो मैंने पहले बताया कि इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज उसको सी का एक्सेस मिलता है, उसको यूरोप में जाकर एंट्री करनी हो तो काफ़ी अच्छा है। दैन यूरोप में इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट के लिए दोनों कनेक्शन मिलता है। तो इसी चीज़ की वजह से इंडिया की जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखना। देन इसके बाद नोट दैट जो डेक्कन पेनिनसुला है जो इंडिया का, जो इसको साउथ पोर्शन में जो आता है, साउथ में आता है, इट प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया। सो जो इंडिया के साउथ इंडिया की वजह से इसको जो कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प मिलती है वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से, एंड विद इन साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के लिए ईस्टर्न कोस्ट से हेल्प मिलते हैं। सो इंडिया के इस दोनों तरफ के जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, सो वेस्ट कोस्ट वाला देखता है यूरोप और वेस्ट एशिया वाला, और ईस्ट कोस्ट देखता है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया वाला एरिया को वर्ल्ड में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप याद रखना। देन इसके बाद सी रूट्स एंड द लैंड रूट्स। सो इंडिया के जो सी रूट्स जो बताए गए हैं कि वेस्ट वाला वेस्ट एशिया और यूरोप वाला देखता है, और ईस्ट कोस्ट वाला ईस्ट एशिया और एशियन कंट्रीज हों उनको देखता है। सो इसमें बताया गया कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू लैंड एंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट। सो इसमें बताया गया कि जो इंडिया का जो लैंड रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डर है इन कंपेरिजन मैरिटाइम कॉन्टैक्ट, बिकॉज पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी शिप की, तो इसी चीज़ की वजह से पहले लैंड रूट से जनरेट हुए। सो लैंड इंडिया में काफ़ी सारी जो ट्रेड होता था वो लैंड रूट के थ्रू ही होता। बाद में जब टेक्नोलॉजी आती है, जब शिप बनने लगे तो बाद में मैरिटाइम रूट का इस यूजेस होने लगे। सो इस चीज़ को आप याद रखना। देन इसके बाद वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्ट सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो बताया गया कि माउंटेन से जो रूट गए हैं वो काफ़ी सारे एंशिएंट ट्रेवलर उसमें बताया वहाँ से पासेज होते थे, बट ओशन में ऐसा नहीं था। ओशन में ये सब चीज़ें उनको रिस्ट्रिक्ट करती थी और जानने में काफ़ी समय तक। सो आगे इस मैप में देखेंगे कि जो इंडिया का जो सी रूट था बाकी अदर कंट्रीज़ में कैसा था। सो ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, तो यहाँ जो डॉटेड जो लाइन है ये सी रूट है, और जो डायरेक्ट जो लाइन है वो एयर रूट है। सो इसमें देखा जाएगा जो ये वेस्ट एशिया के साथ हो गया था, या जो वेस्ट एशिया के साथ मतलब ये हो गया, और यहाँ से सुएज कैनाल होता हुआ जो यूरोप को जाना है तो ये सी रूट है। तो ये यहाँ से अरेबियन सी के साथ में जो वेस्ट कोस्ट है उसमें यहाँ से ईस्ट एशिया मतलब वेस्ट एशिया की तरफ और यूरोप की तरफ यहाँ से ज़्यादा जो पोर्ट बने हुए हैं वेस्ट मतलब वेस्ट कोस्ट पर यहाँ, और यहाँ पर से और दूसरी तरफ जो ईस्ट कोस्ट है, सो ईस्ट कोस्ट से यहाँ एशियन कंट्रीज़ की तरफ जाना, या चाइना की तरफ है, जापान की तरफ, तो इन सीज रूट का यूज़ किया जाता था इंडियन में इंटरनेशनल हाईवे और ट्रेड कॉमर्स में। सो ये चीज़ इसमें बताई गई, तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है इंडिया का और बाकी अदर कंट्रीज से, और जो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया हो गया, अमन हो गया, या बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं, यहाँ से जब ऑयल जाता है तो इन्हीं सी रूट का ही यूज़ किया जाता है।
सो ये भी चीज़ को आप याद रखना। देन इसके बाद जो ये इसमें लिखा है कि दीज सी रूट्स, जो रूट्स हैं, हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज एंशिएंट टाइम में इनका वो आइडिया, मतलब इसमें कम्युनिटी एक्सचेंज होता है, मतलब ट्रेड भी होता था, और प्लस जो आइडियाज़ थे, जो वहाँ का कल्चर था, उनकी भी एक्सचेंज होता था। सो वहाँ का जो कल्चर है वो इंडिया में आता था, और इंडिया का कल्चर है वो वहाँ दूसरे अदर कंट्रीज़ में जाता था। तो इसी वजह से थोड़ा कल्चर का भी एक्सचेंज होता था। सो द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, इसमें और दे रखा है, तो उपनिषद का, रामायण का, द स्टोरी जो पंचतर्की, जो इंडियन न्यूमेरिकल है, एंड द डेसिमल सिस्टम है, दस कुड बी रीच एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसी रूट्स की वजह से उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र में जो आइडियाज़ हैं, जो उनके स्टोरीज हैं, वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये इनक्रीज, मतलब स्प्रेड हुए हैं। सो इन्हीं सी रूट्स की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। सो आगे में है कि द स्पीसीज, देन मसलिन हो गया, जो कॉटन हो गया, एंड द अदर मर्चेंडाइज पर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। सो जब अगर बाकी अदर कंट्रीज में ये चीज़ें आती हैं तो इन्हीं रूट्स का यूज कर जाए। सो एंड इसमें आता है कि ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो जो बाहर की जो अदर कंट्रीज़ की जो स्टाइल है, या जो उनका जो डोम बनाने का जो स्ट्रक्चर है, या स्पीसीज हो गया, ये मसलिन हो गया, वो की चीज़ है, तो वो अपनी कंट्री में भी मिलता है और बाहर की जो कंट्री में अपनी इंडिया का चीज़ है। तो ये उसमें बताया गया है कि इन सी रूट्स का या बाकी उनको क्या इंपॉर्टेंस है। सो इसमें आगे देखते हैं इंडिया का नेबर्स के साथ क्या क्या है। सो इंडिया ऑक्यूपाई इन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। सो पहले तो आप ये चीज़ को याद रखना, इंडिया एशिया का पार्ट है और एशिया के साउथ एशिया में आता है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है। सो इंडिया की जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में, एंड इंडिया हैज़ 28 स्टेट, बट अब 20 स्टेट नहीं है, एंड 9 यूटीज़ है। सो इन चीज़ को याद रखना, 28 स्टेट है, 9 यूटीज़ है, जो कि फिगर 1.5 में आपको दिखाऊंगा बाद में। सो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना और नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में। तो इन कंट्रीज़ की लोकेशन भी आप याद रखना। और जो हमारे सदर्न में है, सदर्न नेबर्स हैं अक्रॉस द सी, मतलब सी रूट्स में ये सी नेबर हैं, वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया। तो ये हमारे नेबर्स हैं, सी नेबर्स। इनकी हमारी लैंड से बाउंड्री टच नहीं होती, बट जो ओशन है, जो सी रूट्स है, वो टच होते हैं। सो आप इस मैप में देखो, इसमें पता चलेगा। सो नॉर्थ वेस्ट हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर है, हमसे शेयर करते हैं। देन अफगानिस्तान करता है JNK की तरफ से। देन चाइना हो गया, चाइना का तिब्बत वाला पार्ट हो गया, जो उसने ऑक्यूपाई किया था इलीगली, तो वहाँ से हम करते हैं लैंड बॉर्डर शेयर। देन नेपाल वाला हो गया, देन यहाँ भूटान हो गया, देन यहाँ म्यांमार हो गया, और देन यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। सो इस चीज़ को याद रखना, ये हो गया लैंड बॉर्डर। और सी रूट बॉर्डर हो गया, जैसे कि ये श्रीलंका हो गया, तो यहाँ से लैंड तो शेयर नहीं होता, लेकिन सी रूट मतलब सी से बॉर्डर होती है शेयर। देन इसके बाद मालदीव्स वाला, ये हो गया ना मालदीव्स, तो मालदीव से करते हैं। सो इसी चीज़ होता है, ये याद रखना पूरी तरीके से। और यहाँ इसमें और देखना, अरेबियन सी इन द वेस्ट ऑफ द इंडिया एंड द ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, ये आप याद रखना। सो इसके बाद श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो चीज़ है वो सेपरेट कैसे होती है? एक नैरो चैनल है सी का, जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो श्रीलंका में। लेकिन जब हम मालदीव के बीच में देखते हैं, तो मालदीव के बीच में, मालदीव मतलब वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर मालदीव है। सो बिकॉज देखो इस इमेज में देखो आपको पता चलेगा। सो लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में ही मालदीव है। सो ये काफ़ी पास में है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो इसमें बताया गया कि मालदीव उसके साउथ में है लक्षद्वीप के। सो एंड इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। ये तो मैंने बताया दिया कि एंशिएंट में इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक थे। एंड लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन द योर एटलस, मतलब ये उसमें एनसीईआरटी बताएगा, तो उन्होंने बताया। देन इसके बाद में यहीं पर ये लेक्चर यहीं पर ही एंड होता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर हैं तो इस लेक्चर में वो जो क्लास 9th की
कि ज्योग्राफी कौन सी, इंडियन वाली, इंडियन ज्योग्राफी का इसमें बताया था, जिसमें चैप्टर 1 के बारे में बताया। तो ऐसे ही आगे सीरीज चलती रहेगी ज्योग्राफी क्लास 9 की, जब तक ये बुक कंप्लीट नहीं हो जाती इंडियन ज्योग्राफी। इस चीज़ को आप देखते रहना। ये चैप्टर 1 था, आगे कुछ दिनों में ही चैप्टर 2 आएगा अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। आप यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।